1945 के पहले तक पैलेस्टाइन कुछ इस तरह से दिखता था, जिसमें ये जो ग्रीन हाईलाइटेड एरिया है वो पूरा पैलेस्टाइन का था और इसमें सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीनियन रहते थे। और ये जो ब्लू कलर में छोटे छोटे हाईलाइटेड एरियाज है वहां पे जूस रहते थे। जब पैलेस्टीनियन सुकून से अपने देश में रह रहे थे, उसी दौरान ईयर 1933 में हिटलर जर्मनी का राजा बनता है। January 1933. Adolf Hitler has taken power in Germany. और राजा बनने के तुरंत बाद हिटलर सारे जूस का बॉयकॉट स्टार्ट कर देता है और ये जो बॉयकॉट है वो इतना वायलेंट हो जाता है कि हिटलर की नाजी सेना 6 मिलियन ज्यूज की किलिंग कर देती है। और ये जो फेज था ईयर 1933 से लेकर 1945 के बीच में, जहां पे ज्यूज की मैसिव लेवल पे किलिंग होती है, उसको नाम दिया जाता है द होलोकॉस्ट। जब ज्यूज के साथ हिटलर ये कर रहा था तो बहुत सारे ज्यूज अलग अलग देश में भागने लगे, जिसमें से बहुत सारे ज्यूज पैलेस्टाइन की तरफ आए। 1945 के होलोकॉस्ट के पहले तक सिर्फ 6% ज्यूज पैलेस्टाइन में रहते थे, लेकिन इस होलोकॉस्ट के बाद 31% ज्यूज पैलेस्टाइन की तरफ माइग्रेट हुए। इसके ही बाद से पैलेस्टाइन में इजरायली लोगों ने वहां पहले से रह रहे पैलेस्टीनियंस पे अटैक करना स्टार्ट किया और पहले से रह रहे पैलेस्टीनियंस को अपने ही देश से जाने के लिए फोर्स करने लगे, गन्स और एम्यूनेशंस के बेसिस पे। और ये मैटर इतना बढ़ जाता है कि यूएन को बीच में आना पड़ता है और यूएन 1947 में अपना वन साइडेड फैसला सुनाती है ज्यूज लोगों के हक में, जिसमें पहले जो पैलेस्टाइन था वो ग्रीन कलर के एरिया में था और यूएन के 1947 के पार्टीशन के बाद वो चीज इस तरह से हो जाती है, जिसमें जो ब्लू कलर का एरिया है वो पूरा जूइश लोगों को दे दिया गया, जिसमें 55% ऑफ लैंड पैलेस्टाइन का था और जो 45% का लैंड बचा जो ये रेड कलर में है वो पैलेस्टीनियंस को दे दिया गया। और ये जो लाइट ब्लू कलर में एरिया है उसको इंटरनेशनल लैंड कहकर डिक्लेयर कर दिया गया, यानी इस जगह पे ना जूइश का कंट्रोल हो सकता है ना ही पैलेस्टीनियंस का। और जैसे ही यूएन का ये पार्टीशन रेजोल्यूशन आता है, मिडिल ईस्ट में और टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि बाकी के अरब देश इस पार्टीशन से खुश नहीं थे। और पार्टीशन के तुरंत बाद ईयर 1948 में इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया मिलके इजराइल पे अटैक कर देते हैं। ये वॉर 6 दिन तक चलता है और इजराइल बहुत बुरी तरीके से इन सारे अरब देशों को हरा देती है यूएस की मदद से। और इस वॉर के बाद इजराइल और भी बड़ा एरिया कैप्चर कर लेता है। जो इजराइल सिर्फ इस ब्लू वाले हिस्से जितने लैंड में था वो अब बढ़ के ऐसा हो जाता है जहां पे पूरा ये एरिया इजराइल कैप्चर कर लेता है और पैलेस्टीनियन को गाजा और वेस्ट बैंक में डिवाइड कर देता है। इजराइल को एक चीज समझ आ जाती है कि अगर ये सारे अरब देश एक साथ मिलकर रहेंगे तो ये इजराइल को ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देंगे। इसीलिए इजराइल यूएस की मदद से अपने अपने स्पाई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था एली कोहेन का, जिन्होंने सीरियन गवर्नमेंट के अंदर घुस के सीरियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया। इजराइल इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए इन स्पाई के थ्रू अरब कंट्रीज के अंदर अपने अपने राजाओं के खिलाफ और करंट गवर्नमेंट के खिलाफ इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है, ताकि उनका ध्यान इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे ना रहे और वो अपने खुद के प्रॉब्लम में ही फंस जाए। इन सारी चीजों की वजह से जो पैलेस्टीनियन थे, जिनको सारे अरब देशों का सपोर्ट मिल रहा था पहले से, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और पैलेस्टाइन के जो सबसे क्लोजेस्ट कंट्रीज है, इजिप्ट, जॉर्डन, सुदान, बहरीन, यूएई, ये अपने रिलेशंस इजराइल से बेहतर करने लग गए और वहीं पे सऊदी अरेबिया भी अपने रिलेशंस यूएस के साथ मेंटेन करने में लगा रहा। जब ये सारे अरब देश अपना अपना इंटरेस्ट इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे से हटाने लगे तो हमास, जिसको यूएस एंड इजराइल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहती है, वो बनाया गया पैलेस्टीनियन लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। Hamas and its military wing want to prove they're still a relevant force while Israeli and Palestinian leaders continue their direct talks. और इसके ही सपोर्ट में एक और ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है, हिजबुल्लाह, जो लेबनान से अपना सपोर्ट प्रोवाइड करती है पैलेस्टीनियंस के लिए। अब सारे अरब कंट्रीज अपनी अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे और कोई भी इजराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट को इतना सीरियसली ट्रीट नहीं कर रहा था। ये लोग इजराइल को दूर से क्रिटिसाइज जरूर करते थे, लेकिन कोई भी अरब देश इसमें पड़ना नहीं चाहता था। और जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से ही ईरान इजराइल और यूएस के अगेंस्ट में खड़े रहकर पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने लगा और आज तक सपोर्ट करता आ रहा है। यूएस और इजराइल ये कभी नहीं चाहते हैं कि जितने भी अरब कंट्रीज है वो एक हो जाए, क्योंकि अगर पूरा अरब लीग जिसमें 22 कंट्रीज है वो एक हो जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड का 40% ऑयल प्रोडक्शन जो अरब देशों से होता है वो ये अरब देश डोमिनेट करने लग जाएंगे। और यूएस ये कभी नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूएस ना ही वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमिक कंट्री रहेगी और ना ही ग्लोबल सुपर पावर कंट्री। सारे बड़े बड़े वर्ल्ड ट्रेड फिर डोमिनेटिंग अरब कंट्रीज ही डिसाइड करेगी और डॉलर की वैल्यू बहुत नीचे गिर जाएगी। इजराइल ये इसीलिए नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अगर ये सारे अरब देश एक हो गए तो इजराइल ने जो ऑक्यूपाइड लैंड कैप्चर किया है वो सब कुछ छोड़ के इजराइल को पैलेस्टाइन से जाना पड़ेगा
वरना सारे अरब कंट्रीज इजराइल पे वॉर कर देंगे और उसे वैसे भी खत्म कर देंगे। अगर सारे अरब कंट्रीज एक हो जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड बेस्ड जियोपॉलिटिकल एंटिटी बन जाएगी, जो पूरे वर्ल्ड के लिए स्ट्रेटेजिक राउट्स है जैसे कि सुएज कनाल, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, बाब अल मंदेब, इस पे अरब कंट्रीज का डोमिनेशन रहेगा। और अगर ये रूट किसी भी रीजन से अरब देश अगर बंद कर देता है तो पूरी दुनिया के कई सारे देश क्राइसिस में आ जाएंगे। पूरे वर्ल्ड का 45% ऑयल एंड नेचुरल गैस का ट्रेड अरब कंट्रीज के कंट्रोल में रहेगा और जो गरीब अरब देश है उनको अमीर अरब देश का सपोर्ट मिलेगा और पूरा मिडिल ईस्ट एक रिच डोमिनेटेड अरब लीग बन जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस ये भी होंगे कि ग्लोबली मिडिल ईस्ट मिलिट्री सुपर पावर बन जाएगा जो यूएस, यूरोप और चाइना के इन्फ्लुएंस को खत्म कर सकता है। इजराइल के पास पैलेस्टाइन का इशू चुपचाप सॉल्व करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा और ऐसा शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक अरब कंट्रीज यूएस और इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करके रखेंगे तब तक यूएस सबको पागल बनाते रहेगा और इजराइल पूरा पैलेस्टाइन कैप्चर कर लेगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।